So we'll go ahead with a very quick recap of projectile motion. हमने कल projectile motion start किया था, सिर्फ एक उसका last range का equation derive करना बाकी है. But before we derive the equation of range, what I will do is projectile motion. हम लोग एक बार very quickly we will revise whatever we have learned about projectile motion. So let us do a very quick recap before we derive the expression for horizontal range या फिर range. सबसे पहले projectile होता क्या, ये पता होना चाहिए. Projectile is any object, if you remember, an object thrown in air. हमारे पास एक object था, हमने उसको air में throw कर दिया. An object thrown in air with some initial velocity. तो जब आपने इसको throw किया तो definitely throw जब किया तो इसका कुछ initial velocity था, let us say u bar. तो डिफाइन कैसे करते हो? यू से दैट एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर विद सम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर विद सम इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग सम एंगल विथ हॉरिजॉन्टल एंड मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल. तो ये प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एयर में थ्रो किया, जिसने कुछ एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, और इट इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी. गुड. फिर हमने डिफाइन किया था व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. द वेलोसिटी जिसको मैं यू बार बोल रहा हूँ, द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड एज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन. फिर हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिफाइन किया था, द एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. फिर हमने देखा था प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, एक है वर्टिकल मोशन और एक है हॉरिजॉन्टल मोशन. क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों चेंज हो रहे हैं, मतलब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस भी है. तो यहाँ पे मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज वर्टिकल कंपोनेंट एंड द अदर इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है, वर्टिकल कंपोनेंट इज विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्यों? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो करते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ उसको लाने की कोशिश कर रहा है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है. तो यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है. तो रिमेंबर, वेलोसिटी जो चेंज होगा वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है? एक्सेलरेशन है. तो वर्टिकल मोशन इज विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन इज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. तो वर्टिकल मोशन इज विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन एंड हॉरिजॉन्टल मोशन इज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था. अब इसकी वजह से क्या हुआ, अगर मैं इस u बार के दो कंपोनेंट्स कर लेता हूँ, एक को बोलता हूँ ux विच इज एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, एक को बोलता हूँ uy विच इज y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो क्योंकि x डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, जिस डायरेक्शन में फोर्स नहीं होता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन नहीं होता है, मतलब उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है. इसका मतलब ये हो गया कि x कंपोनेंट ऑफ जो वेलोसिटी है ना वो कांस्टेंट है. तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मतलब प्रोजेक्टाइल अपने पाथ में, बाय द वे ये जो पाथ प्रोजेक्टाइल ने फॉलो किया उसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं. तो इसका मतलब प्रोजेक्टाइल अपने ट्रैजेक्टरी पे कहाँ पे भी हो, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल नेवर चेंज, इट विल रिमेन द सेम ऑलवेज. एंड देन y कंपोनेंट जो है वो डिक्रीज होगा पहले, क्योंकि इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी. तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कम होते जा रहा है और मैक्सिमम हाइट पे, मतलब p पॉइंट पे आने के बाद y कंपोनेंट क्या हो गया? 0 हो गया. फिर जब नीचे आएगा तब उसका वेलोसिटी का y कंपोनेंट वापस से बढ़ रहा है, और जब वो वापस ग्राउंड पे आ गया तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट उतना ही हो गया जितना पहले था, लेकिन डायरेक्शन हो गया उसका उल्टा. राइट. और हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग 3-4 अजम्पशंस के अंडर सीखते हैं. तो अजम्पशंस फॉर स्टडिंग प्रोजेक्टाइल मोशन: नंबर 1, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड. नंबर 2, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन टू बी कांस्टेंट. तो थ्रू आउट द मोशन, प्रोजेक्टाइल के पूरे मोशन में जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, जी की वैल्यू, वो कांस्टेंट है. ये तब होता है व्हेन द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू रेडियस ऑफ अर्थ. क्योंकि ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में आप सीखोगे, जैसे तुम हायर हाइट्स पे जाते हो तो जी की वैल्यू चेंज होने लगती है, कम होने लगती है, लेकिन उसके लिए हाइट भी ज़्यादा होना चाहिए.
तो हम लोग यहाँ बोल रहे हैं कि जो जी की वैल्यू है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, इसका मतलब हाइट जो है वो ज़्यादा नहीं है, हाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। नंबर 3, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज टू बी निग्लेक्टेड, और अर्थ का रोटेशनल इफेक्ट तब निग्लेक्ट होता है जब जब इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज स्मॉल कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर किया जिसको रेंज बोलेंगे हम लोग, वो रेंज बहुत कम होना चाहिए कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ। गुड। चौथा कंडीशन था द ओनली फोर्स एक्टिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अंडर दिस फोर कंडीशन वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हमने कल प्रोजेक्टाइल का सबसे पहला डेरिवेशन किया था, डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ। मैं पूरा डेरिवेशन रिपीट कर देता हूँ सो एज टू, ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू, क्योंकि तुमको डेरिवेशन याद है तो तुमको क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करते आएंगे। तो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब ये जो पाथ इसने फॉलो किया प्रोजेक्टाइल ने, ट्रैजेक्टरी, उसका आपको इक्वेशन बनाना है। अब वो इक्वेशन कैसे बनाते हैं तो मैंने आपको बोला था कि कुछ मत करना, सिर्फ एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर यूज करना और इसके दो कंपोनेंट्स कर देना, एक एक्स कंपोनेंट कर देना तो एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस वन हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, और एक वाई कंपोनेंट करना। एस एक्स को मैं एक्स बोलने वाला हूँ क्योंकि जब पार्टिकल मूव हो रहा है तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहा है, तो एस एक्स इज एक्स, यू एक्स इज यू कॉस थीटा, और आपको याद होगा कल मैंने बताया था और दिख भी रहा है, ये जो यू एक्स है ये एडजेसेंट है, एडजेसेंट कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होता है, तो ये कितना है यू कॉस थीटा, और ये जो यू वाई है वो कौन था यू साइन थीटा। तो ये जो यू एक्स है दैट इज यू कॉस थीटा इंटू टी, और ए एक्स की वैल्यू क्या थी 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं होने का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का भी नहीं होना, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन, तो ए एक्स की वैल्यू 0 हो गई, राइट। और बाय द वे जब तुम बोलते हो इक्वेशन ऑफ पाथ, इक्वेशन ऑफ पाथ मतलब रिलेशन बिटवीन वाई एंड एक्स, पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन में मूव होगा तो y इक्वल्स टू एम एक्स वाला फॉर्म आएगा, पार्टिकल अगर सर्कल में मूव होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आएगा, पार्टिकल अगर इलिप्टिकल मोशन परफॉर्म करेगा तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आएगा। इक्वेशन ऑफ पाथ का मतलब होता है द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो हमको भी यहाँ पे एक्स और वाई का रिलेशन ही फाइंड करना है, लेकिन हमने जब एक्स इक्वल टू कुछ फाइंड किया तो हमको ये दिख रहा है कि x जो है वो y के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है ही नहीं, लेकिन वो टाइम के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ से टाइम हो गया x अपॉन यू कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली ये s इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ए टी स्क्वायर के लिए हम लोगों ने y कंपोनेंट यूज कर लिया था, तो एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस वन हाफ ए वाई टी स्क्वायर, एस वाई को y बोल दिया, यू वाई तो यू साइन थीटा है, राइट, और ए वाई की वैल्यू माइनस जी है। अब बोलोगे माइनस जी क्यों, क्योंकि द मोशन इज अगेंस्ट ग्रेविटी, हाफ फेज में इट इज अगेंस्ट ग्रेविटी, हाफ फेज में इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, लेकिन कभी भी इनिशियल कंडीशन देखे जाते हैं, इनिशियल जब मोशन स्टार्ट हुआ तब क्या था, तब वो अगेंस्ट ग्रेविटी था, इसलिए क्या लिखेंगे माइनस जी। गुड। तो इक्वेशन नंबर 2, एज यू सी y इज ऑल्सो कनेक्टेड टू t एंड x इज ऑल्सो कनेक्टेड टू t, तो दोनों में कॉमन है t, तो मैं काम करूंगा y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, t की जगह पे लिख दूंगा x अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी बाई 2 एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू हो गया कैंसल, साइन बाय कॉस इज tan, साइन बाय कॉस इज tan, तो यू हैव y इक्वल्स टू x tan थीटा, x tan थीटा माइनस g बाई 2 एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, हो गया इक्वेशन इतना ही है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। गुड। देन मैंने यहाँ पे tan थीटा को अल्फा लिखा था और g बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को बीटा लिखा था, तो ये बन गया y इक्वल्स टू अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ये हम लोग सिर्फ इसके लिए करते हैं सो दैट वी कैन शो दैट द पाथ इज अ पैराबोला, क्योंकि ये पैराबोला के इक्वेशन जैसा दिख रहा है, बाकी कोई रीजन नहीं है, तुम्हारा डेरिवेशन यहीं खत्म हो गया था। तो दिस वी जस्ट डू टू शो दैट दिस इज पैराबोलिक मोशन।
गुड, क्योंकि इसका जो इक्वेशन आ रहा है वो पैराबोला के इक्वेशन जैसे आ रहा है। फिर मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 4 टाइप के पैराबोला भी बताए थे, दैट आई विल नॉट रिपीट नाउ। अब हमको और क्या क्या पैरामीटर्स फाइंड करने पड़ सकते हैं और हम लोग क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज टाइम ऑफ एसेंट। Time of ascent is the time taken by the projectile to reach maximum height from its origin. तो ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो टाइम लगा उसको हमने बोला था टाइम ऑफ एसेंट, और हमने टाइम ऑफ एसेंट का इक्वेशन डिराइव किया था। टाइम ऑफ एसेंट इसको हम बोलते हैं टी ए, और बहुत सिंपल है। कोई भी इक्वेशन डिराइव करना है, देखो लॉजिकली पहले सोचना पड़ेगा आपको। हम पढ़ के बहुत जाते हैं, एग्जाम में याद कुछ नहीं आता, क्योंकि तुम रट के जाते हो। रटने में और समझने में डिफरेंस है, रटना नहीं होता है। टाइम ऑफ एसेंट मतलब तुमको टाइम फाइंड करना है, तो जो भी इक्वेशन तुम यूज करने वाले उसमें टाइम तो होना चाहिए। मतलब हमारे पास 3 इक्वेशन थे मोशन के, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/8 उसमें से वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as तो गया, क्योंकि उसमें टाइम है नहीं। बचे 2, v इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 अब हमको ये सोचना पड़ता है कि जो भी इक्वेशन यूज करना है उसमें जितने भी पैरामीटर है, एक छोड़ के जो फाइंड करना है वो छोड़ के, जो फाइंड करना है वो छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर्स का इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्या, ऐसा हमको देखना पड़ता है। ऐसा हमको देखना पड़ता है, ऐसा हमको देखना पड़ता है। तुमको भी यहाँ देखना पड़ेगा। ध्यान नहीं है क्लास में, ध्यान होना चाहिए। बताओ तो मैंने क्या बोला? यू आर इनटू सम अदर वर्ल्ड, यू डोंट नो व्हाट डिड आई जस्ट से। तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी हम यूज करेंगे, और इसका भी y कंपोनेंट यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन y कंपोनेंट की है। हमको पता है कि मैक्सिमम हाइट पे vy की वैल्यू 0 हो जाती है। uy है u साइन थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट को मैं ta बोलने वाला हूँ, आगे से याद रखना। और ay क्या था? -g। और ये टाइम ऑफ t को टाइम ऑफ एसेंट बोलेंगे ta, तो इट इज ta। तो आपको ये मिल गया g इंटू टी ए इक्वल्स टू यू साइन थीटा, मतलब टाइम ऑफ एसेंट आपको मिल गया u साइन थीटा बाई जी। और इसको याद रखने का ट्रिक बताया था मैंने, यू वाई बाई जी, क्योंकि यू साइन थीटा इज यू वाई बाई जी। गुड, करेक्ट। देन हमने फाइंड किया था टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट is the total time taken by the projectile to cover its entire trajectory। मतलब उसका पूरा पाथ कवर करने में जितना भी टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट भी टाइम है, मतलब वापस तुमको सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन सा इक्वेशन यूज करना है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी और s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 दो ही चॉइस है, क्योंकि दो ही इक्वेशन में टाइम है। जब प्रोजेक्टाइल ने अपना मोशन खत्म कर लिया तो वापस वो ग्राउंड पे आ गया, मतलब उसका वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 0 है। मतलब मेरे पास डिस्प्लेसमेंट का इंफॉर्मेशन है इस बार, तो मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 यूज कर सकता हूँ, लेकिन उसका y कंपोनेंट। मोशन खत्म होने के बाद पार्टिकल का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, यस, क्योंकि x डायरेक्शन में वो आगे चला गया, लेकिन y डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, क्योंकि वो वापस से ग्राउंड पे आ गया। तो एस वाई की वैल्यू 0 है, यू वाई तो आपको पता ही है यू साइन थीटा है, और टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल टी बोल रहे हैं, और ये ए वाई की वैल्यू -g है, और ये टी स्क्वायर है। तो ये हो गया जी टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू इक्वल्स टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी कर देंगे, कैंसल आउट, तो आपको मिल जाएगा t इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी, और u साइन थीटा इज uy, तो 2uy बाई जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद हमने डिराइव किया था टाइम ऑफ डिसेंट। असेंड एंड डिसेंट, असेंड मतलब असेंडिंग, जब उसका हाइट बढ़ते जा रहा था तो 0 हाइट से मैक्सिमम हाइट तक जो टाइम लगा टाइम ऑफ असेंट है। अब मैक्सिमम हाइट से वापस ग्राउंड पे आ रहा है तो हाइट कम होता रहा, तो वो डिसेंट है, तो व्हाट इज टाइम ऑफ डिसेंट? टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड करना है आपको, दैट इज टीडी। व्हाट वी नो इज टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज टाइम ऑफ ascent प्लस टाइम ऑफ डिसेंट।
तो टाइम ऑफ डिसेंट इज टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस टाइम ऑफ एसेंट। ये था 2u/g और ये था u/g, तो ये हो गया u/g, u/g, तो ये हो गया u sin θ/g। मतलब टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, सेम होता है, बराबर। गुड, इतना ही हमने कल कवर किया था ना कि कुछ रह गया? नो, दिस इज व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट सेशन। नाउ विल गो अहेड विथ हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हमको इक्वेशन डिराइव करना है हॉरिजॉन्टल रेंज का। हॉरिजॉन्टल रेंज आर। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है वो डिफाइन कर देता हूँ, और अब थोड़ा सा स्लो डाउन भी कर दूंगा बिकॉज इट इज नॉट अ रिविजन नाउ, वी हैव टू डिराइव द इक्वेशन टुडे इटसेल्फ। अब ये हॉरिजॉन्टल रेंज होता क्या है, इसको तुम दो तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हो। तुम ऐसा ही बोल सकते हो, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट। जब तक वो फ्लाइट में था, जब तक वो एयर में था, उतने टाइम में उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको क्या बोलेंगे, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। सो द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड या ट्रैवल्ड, कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल during its time of flight, is known as horizontal range, और बहुत काम का पैरामीटर भी है। शायद तुमने किसी मूवी में देखा होगा, वॉर चल रहा होता है एंड देन ऑफ कोर्स जो फ्रंट लाइन के सोल्जर्स होते हैं वो तो फाइट कर रहे हैं, जो भी आपके पास एयर सपोर्ट है, मतलब यू हैव योर एयर फोर्स, वो भी है, लेकिन लैंड सपोर्ट में यू हैव टैंक्स ऑल्सो। और कभी कभी टैंक्स यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो टैंक के रेंज के बाहर आपका एनिमी है। रेंज मतलब वो, क्योंकि टैंक से जो भी तुम फायर करोगे तो उसका एक रेंज है, मतलब वो भी तो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो ये रिमेंबर, हर एक प्रोजेक्टाइल का एक रेंज होता है। रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट कैन कवर। तो जब मेरा एनिमी बहुत दूर है तो मैं टैंक नहीं यूज कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स मतलब उस केस में यू विल नॉट बी यूजिंग टैंक्स, क्योंकि आउटसाइड द रेंज है। अब ये रेंज आउटसाइड है, कितना रेंज है, ये रेंज किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करता है, ये हमको अभी डिराइव करना है। तो टुडे यू विल लर्न व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ रेंज, ऑन व्हाट पैरामीटर डज इट डिपेंड, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम रेंज, वो मैक्सिमम रेंज कौन से कंडीशन में होगा वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो रेंज का इक्वेशन है ना, इसको डिराइव करने के दो मेथड्स है। देयर आर टू मेथड्स, विल डिस्कस बोथ ऑफ देम, method number 1 and method number 2. Method number 1 is using the equation of path. So we know that, what do you know is y equals to x tan theta minus g x square upon 2 u square cos square theta. ये था आपका इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, कल डिराइव किया था, आज रिपीट कर दिया। x tan theta minus g x square by 2 u square cos square theta, राइट। अब As I just told you, मोशन खत्म हो गया, तो ग्राउंड से स्टार्ट होके वापस प्रोजेक्टाइल कहाँ आ गया, ग्राउंड पे। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और जब y की वैल्यू 0 हुई तब जाके जितना डिस्टेंस कवर हुआ है x डायरेक्शन में, उसको क्या बोल रहे हो, रेंज। क्योंकि मैंने यहाँ पहले बता दिया, दिस इज रेंज, राइट। तो y की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि ग्राउंड से स्टार्ट होकर ग्राउंड पे आ गया, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में कितना है, r है, कितना है, r है। बस ये दोनों चीजें यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो y इक्वल्स टू 0, x की जगह पे r, तो r tan थीटा माइनस g r स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसको यहाँ लेके आते हैं,
तो यू हैव जी आर स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आर टैन थीटा इक्वल्स टू आर टैन थीटा। गुड। ये नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, एक आर और एक आर हो गया कैंसिल। तो देयरफॉर यू हैव आर इक्वल्स टू, ये पूरा वहां जाएगा, 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टैन थीटा बाई जी। व्हाट इज टैन थीटा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगले स्टेप में मैं सिर्फ साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख देता हूँ इसको। तो आई राइट डाउन साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो ये एक कॉस थीटा और ये एक कॉस थीटा भी हो गया कैंसल। तो व्हाट यू हैव इज द फॉर्मूला फॉर रेंज आर इक्वल्स टू, ये यू स्क्वायर को बाहर रखता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी लिख देता हूँ। व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा? साइन 2 थीटा। तो रेंज का इक्वेशन हो गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक, ये एक इक्वेशन है, लेकिन रिमेंबर आई विल नॉट रिकमेंड यू टू रिमेंबर दिस वे। हाँ, स्टेट बोर्ड में जब तुम थ्योरी एग्जाम लिख रहे हो तब तुमको लिखना पड़ेगा, तब डिराइव करना पड़ता है। यू कैन डू अ स्मार्टर थिंग एंड दैट इज, एक काम करो, 2 को बाहर रखा, ये यू स्क्वायर को यू कर दो, एक यू, अच्छा ये एक कॉस कैंसिल हो चुका है, ध्यान देना है, एक कॉस गया तो एक ही कॉस है, तो एक कॉस है, तो यू कॉस थीटा और यू स्क्वायर का एक यू उसको दे दो, क्या हो गया यू साइन थीटा अपॉन क्या हो गया जी। हो गया ना सब? व्हाट इज यू कॉस थीटा? व्हाट इज यू कॉस थीटा? यू एक्स। व्हाट इज यू साइन थीटा? तो ये हो गया 2 यू एक्स यू वाई बाई जी। दिस इज 2 यू एक्स यू वाई बाई जी। इसको याद ऐसे रखना होता है, 2 यू एक्स यू वाई बाई जी। तो क्योंकि देखो फिर आगे होगा कंफ्यूजन, होगा बहुत सारा कंफ्यूजन होगा इक्वेशन याद रखने में। अभी कुछ नहीं लगता है, लेकिन जब एग्जाम्पल सॉल्व करने बैठते हैं ना तब नहीं याद आता हमको, इसलिए यू रिमेंबर दिस वे। व्हाट इज रेंज? 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, या फिर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? भूल गए 2 यू वाई बाई जी, 2 यू साइन थीटा बाई जी। और व्हाट इज रेंज? 2 यू एक्स यू वाई बाई जी, मतलब 2 यू एक्स इज यू कॉस थीटा, यू वाई इज यू साइन थीटा बाई जी। तो 2 यू साइन थीटा यू कॉस थीटा बाई जी, मतलब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अभी तो एक एक्स्ट्रा पैरामीटर मैंने नोट्स में दिया नहीं, वो भी दूंगा, वो यहाँ पे डिराइव करेंगे हम लोग, पता तो बाद में, पहले इसका देख लेते हैं। इसका मतलब व्हाट डू यू सी? सो देयरफॉर वी सी दैट, व्हाट डू यू सी? रेंज डिपेंड्स ऑन, वी सी दैट horizontal range डिपेंड्स ऑन, 3 पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डिपेंड्स ऑन, नंबर 1 डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब यू। डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यू पे डिपेंड करता है, यस। डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो तो बहुत ऑब्वियस चीज भी थी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंड नंबर 3 इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करता है, बहुत ऑब्वियस क्यों है? आई गिव यू एग्जांपल, प्रैक्टिकल एग्जांपल। मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब इस ऑब्जेक्ट को सेम वेलोसिटी के साथ, सेम एफर्ट्स के साथ, एफर्ट्स मतलब वेलोसिटी, यहाँ पे मैंने ऐसा ऊपर थ्रो कर दिया। What was the angle of projection? 90। क्या था? 90। तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, लेकिन इसका r 0 है, रेंज इज 0, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं गया। अब इसी को अगर मैंने ऐसा थ्रो कर दिया, सेम वेलोसिटी था, सेम, लेकिन रेंज 0 है क्या? नहीं है। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, लेट इट गो एंड लेट अदर थिंग्स ऑल्सो गो, फोकस ऑन साइंस, क्योंकि तुम आए यहाँ पे उसलिए हो। तो डू नॉट फॉरगेट व्हाई आर यू हियर, याद दिलाना पड़ता है बार बार। यू आर नॉट हियर टू सिट 1 hour और 1.5 hour,
You're not here to sit with your friend and discuss what happened yesterday. What did you eat? Where did you go? Was a nice restaurant. You had a fight with your friend, maybe, may not be. तुम उसके लिए नहीं हो यहाँ पे, तुम जिस काम के लिए वो करो. तो ये यू जस्ट सॉ कि अगर अगर मैं सेम स्पीड रख रहा हूँ लेकिन एंगल अलग अलग कर देता हूँ तो उस केस में रेंज चेंज हो जाता है, राइट. तो दिस ब्रिंग्स अस टू अ पॉइंट कि अगर स्पीड को मैं कांस्टेंट कर दूं, यू की फिक्स वैल्यू कर दूं, तो कौन से एंगल के लिए रेंज मैक्सिमम होगा. आजकल स्पोर्ट्स में बहुत यूज होता है ये, क्योंकि क्रिकेटर्स को सिखाया जाता है. क्योंकि बैट्समैन को जब सिक्स मारना है तो उसको पता होना चाहिए कितने वेलोसिटी से कितने एंगल पे मारना है. अगर बहुत जोर से मार दिया लेकिन बहुत बड़े एंगल पे मार दिया तो कैच आउट होने वाला है, बाउंड्री के पहले ही बॉल गिर जाएगा, राइट. तो एंड सो वी हैव टू सी कि रेंज मैक्सिमम कब होगा. तो विल चेक व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज. तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या है, इट इज सी. अब हमको दिख रहा है कि रेंज किस पे डिपेंड करता है, साइन टू थीटा पे. सो रेंज विल बी मैक्सिमम, रेंज विल बी मैक्सिमम if sin 2 theta is maximum. What is the maximum value of sin? कितना होता है 1. So therefore you have sin 2 theta equals to sin 90, क्योंकि 1 वैल्यू कितने एंगल पे होती है 90. So therefore you have 2 theta equals to 90, मतलब theta equals to 45. तो 45 डिग्री पे r की वैल्यू मैक्सिमम होगी. therefore मैक्सिमम रेंज r max is u square by g, क्योंकि sin 2 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1. तो मैक्सिमम रेंज कितना है u square by g है. कितने एंगल पे है 45 पे. तो जब 45 डिग्री पे मारा जाएगा, क्रिकेटर बैट्समैन अगर 45 डिग्री पे मारता है तो रेंज मैक्सिमम होता है. लेकिन रिमेंबर, सिर्फ बैट्समैन स्मार्ट है ऐसे तो नहीं, फील्डर्स भी स्मार्ट हो गए आजकल, कोच भी स्मार्ट है. वो लोग क्या करते हैं पता है, बाउंड्री पे लंबे लंबे फील्डर खड़े कर देते हैं. कायरन पोलार्ड, तो तुम सिर्फ क्रिकेट देखते हो, तुम समझते नहीं हो क्यों उसको बाउंड्री पे खड़ा किया. रीजन ये है 45 डिग्री पे मारेगा अगर तो फ्लैट जाएगा बॉल, मतलब वो कभी ज्यादा हाइट अटेन ही नहीं कर पाएगा. रेंज मैक्सिमम होगा, हाइट नहीं हो सकता. दोनों में से एक ज्यादा होता है, या तो हाइट ज्यादा होता है या तो रेंज ज्यादा होता है. अगर रेंज ज्यादा है तो हाइट कम है, और हाइट कम है अगर मैंने ऐसा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा फील्डर खड़ा कर दिया बाउंड्री पे तो जंप मारेगा बॉल को पकड़ लेगा. तो स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली स्पोर्ट्स नाउअडेज, इट इज साइंस, इट इज आल्सो माइंड गेम्स. तो इसलिए बोलते हैं ना, तुम लड़ने जा रहे हो और पहले से ही हथियार डाल के जा रहे हो तो बात ही खत्म हो गई, जाओ ही मत. सो इफ यू आर एंटरिंग समथिंग यू हैव टू बी लाइक, ऑफ कोर्स माइंड गेम भी तो रहता है. देन और जो स्पोर्ट्स में है, या शायद यू अप्रिशिएट, मे बी यू नो दिस, तुम्हारे कंपटीटर या तुम्हारा जो अपोनेंट है उसके पहले तुमको पिछले गेम्स दिखाए जाते हैं, सो दैट यू नो कि वो किस स्ट्रैटेजी के साथ खेलता है. अगर वो नहीं कर रहे हो तो भी तुम हारने ही वाले हो. तो दैट इज व्हाई दे डू ऑल दिस थिंग्स देयर. ये हो गया आपका मैक्सिमम रेंज. अब दो टॉपिक जो नोट्स में नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उस पर क्वेश्चंस आते हैं तो वो मैं कवर कर लूंगा. वन इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और एक है मैक्सिमम हाइट. व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या होता है, ऐसे एंगल्स फॉर विच द रेंज इज सेम. मतलब ऐसा होता है कि एक एंगल पे मारा तो उसने रेंज कवर किया r, और दूसरे एंगल पे मारा मैंने तो भी उसने रेंज कवर किया r. राइट, गुड. तो फॉर टू एंगल्स यू हैव द सेम रेंज, उसको बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो इफ रेंज, horizontal range of projectile is same for angles, let us say theta 1 and theta 2, जहां पे ये इसको theta 1 बोल देता हूं और दूसरे को बोल देता हूं theta 2. okay, so if range of projectile is same for angles theta 1 and theta 2, then these angles are known as
दिस एंगल्स आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, आर नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। और इन दोनों एंगल्स में डिफरेंस 90 डिग्री का ही होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि थीटा 1 की वैल्यू थीटा है, तो थीटा 2 की वैल्यू 90 माइनस थीटा 1 होगी या 90 प्लस थीटा 1 होगी। दोनों में डिफरेंस बेसिकली 90 का होता है। एग्जाम्पल चलो सॉल्व करते हैं। लेट अस यूज दिस इक्वेशन, समझ में आ जाएगा सही बोल रहा हूँ कि नहीं। व्हाट इज द रेंज फॉर एंगल थीटा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, बराबर, करेक्ट करेक्ट, गुड। अब लेट अस से ये थीटा की वैल्यू 30 है, कितनी है, 30 है। तो साइन ऑफ 2 इंटू 30 60, व्हाट इज साइन 60, √3/2। तो रेंज कितना है, √3/2 यू स्क्वायर बाय जी, बराबर, करेक्ट। कितना एंगल लेता पहले तुमने, कितना जाता, 30। अब दूसरा एंगल लो, 90 माइनस 30 60, कितना दे रहे हो, 60। तो 2 इंटू 60 120, साइन ऑफ 120 इज साइन ऑफ 90 प्लस 30, साइन ऑफ 90 प्लस 30 हो गया ना वो। व्हाट इज साइन ऑफ 90 प्लस 30, cos 30, व्हाट इज cos 30, √3/2। तो √3/2 यू स्क्वायर जी। तो रेंज दोनों केस में सेम आया। तो अगर एक एंगल थीटा है तो अगला एंगल जिसके लिए रेंज सेम होगी वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो इन दोनों एंगल को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे रेंज जरूर सेम होता है लेकिन हाइट सेम नहीं होता है। एक का हाइट है h1, दूसरे का हाइट है h2। गुड, राइट, पक्का पक्का। देन अगला टॉपिक है दैट इज मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन फाइंड करना है। मैक्सिमम हाइट, तो पहले मैं डायग्राम ही ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। गुड, व्हाट इज मैक्सिमम हाइट, दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम हाइट h। तो हमको h का एक्सप्रेशन चाहिए, वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट denoted by h. So it is the maximum height attained by the projectile during its motion. How do you find out equation of maximum height? अब वापस सोचना पड़ेगा आपको, h मतलब हाइट चाहिए, हाइट चाहिए तो वो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा जिसमें डिस्टेंस हो। मतलब v इक्वल टू यू प्लस 80 तो नहीं चलेगा, राइट। s इक्वल टू यूटी प्लस 1/80 स्क्वायर यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं, देखते हैं करते आएगा कि नहीं, कर सकते हैं, यस। और क्या यूज कर सकते हो, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस। अब वो वाला ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है, क्योंकि हमको फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पता है, हमको इनिशियल भी पता है। तो मैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकता हूँ y कंपोनेंट के लिए, क्योंकि हाइट इज वर्टिकल तो y कंपोनेंट ही है वो, ay और sy। व्हाट इज vy, 0। व्हाट इज, चलो uy को uy रखते हैं पहले, uy स्क्वायर। व्हाट इज ay माइनस जी, और sy मतलब कौन है, h है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2gh इक्वल्स टू क्या हो गया, uy स्क्वायर। तो h क्या हो गया, uy स्क्वायर बाय 2g, और uy खुद कौन था, u साइन थीटा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, बराबर, बन गया। अब व्हाट इज रेंज फॉर्मूला, कंफ्यूजन, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। व्हाट इज हाइट, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। होता ना कंफ्यूजन, इसके लिए याद रखना ही नहीं ऐसे, तुमको याद कैसे रखना है वो समझ लो। टाइम ऑफ असेंट, टाइम ऑफ डिसेंट इज uy बाई जी, राइट। उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2uy बाई जी, उसके बाद रेंज इज 2ux uy बाई जी, उसके बाद हाइट इज uy स्क्वायर बाई 2g। दिस इज हाउ यू शुड रिमेंबर, राइट। और इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का भी मैं अल्टरनेट मेथड बताऊंगा, लेकिन वो JEE नीट में बताऊंगा। अल्टरनेट मेथड है, जैसे तुम अभी बोलते हो ना y इक्वल्स टू, पूछा बताओ, नहीं याद आएगा, इट इज x tan थीटा माइनस g x स्क्वायर बाई 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। गुड, अब बता देता हूँ, चलो अभी इतना मेहनत कर ही लिया तो थोड़ा सा और कर ही लेना, इतना मेहनत थोड़ा और। अब एक काम करते हैं, इसमें से x tan थीटा को कॉमन निकाल लेते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, 1, वेरी गुड, क्योंकि x tan थीटा कॉमन आया, 1 माइनस एक x गया, एक x बचा,
उसके बाद 2u² cos² थीटा। तुम्हारे पास न्यूमरेटर में tan थीटा था क्या यहाँ पे? नहीं, तुमने कॉमन निकाला तो डिनोमिनेटर में एडजस्ट करना पड़ता है। कर लिया एडजस्ट, वेरी गुड। तो ये हो गया y इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस जी एक्स अपॉन, अब एक काम करता हूँ, जो g है ना, इस g को भी मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में लिखने वाला हूँ। उसका रीजन है, बताता हूँ। गुड, देन you have this as 2u² cos² and then tan theta is sin by cos theta। उसमें से एक cos क्या हो गया? कैंसल हो गया। पता है क्या बच गया नीचे? पता है क्या बच गया? 2u² cos थीटा sin थीटा बाई जी। वो तो रेंज था, वो रेंज था, रेंज, वो रेंज था क्या? रेंज देख लो, हाई, यस। तो you have y equals to x tan theta 1 minus x by r, क्योंकि ये नीचे का पूरा r है। तो ये याद रखना ज्यादा आसान है कि वो वाला, ऑफ कोर्स सेकंड वन, y equals to x tan theta 1 minus x by r। एंड डोंट वरी, ये सब JEE के क्लासेस में मैं जब रिवीजन करवाऊंगा तब ये सब वापस बता देता हूँ मैं, तो डोंट वरी। इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, नोट्स अपलोड हो जाएंगे तब लिख लेना। तो दिस इज व्हाट यू शुड रिमेंबर प्रोजेक्टाइल मोशन ऑब्लिक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में, आपको ये याद होना चाहिए। गुड, तो यहाँ पे हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा टाइप ऑफ 2D मोशन विच इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हम लोग पहले देखने वाले हैं व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म नाम में ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सेम एवरीवेयर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं UCM। नाउ व्हाट इज दिस UCM? अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। So the motion of a particle or an object along the circumference of circle with constant speed is known as uniform circular motion। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं, the motion of an object along the circumference of circle, along the circumference of circle with constant speed, with constant speed is known as uniform circular motion। मतलब पार्टिकल अपने मोशन में कहीं पे भी हो, पहली बात तो वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। पार्टिकल अपने मोशन में कहीं पे भी हो, उसका स्पीड सेम होना चाहिए, राइट? स्पीड इज सेम बट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज चेंजिंग। और ये तुमको मैंने पहले से ही पढ़ा के रखा है, अगर याद होगा तो। याद होगा आपको, मैंने बताया था पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पॉसिबल वेज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, 3 पॉसिबल वेज थे। एक में जब तुम वेलोसिटी का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करते हो, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। जब सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है तो मैंने आपको बताया था velocity is always tangential and acceleration is perpendicular to velocity। आ रहा है क्या याद? यस, मैंने बोला भी था आपको लगने वाला है आगे। तो ऐसे केसेस में in this case the direction of velocity is always tangent, the direction of velocity is always tangent, and if you remember, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, एंड एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू acceleration is perpendicular to velocity।
मतलब बेसिकली ए बार डॉट वी बार 0 आने वाला है, बट ठीक है एनीवेज। और एंड एज यू सी कि इस केस में एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। acceleration is directed towards the center of circle and hence it is known as centripetal acceleration। क्या बोलते हैं इसको? centripetal acceleration। इसका इक्वेशन डिराइव करना है आगे। तो अब पहले बताओ व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर यूसीएम। 3 कंडीशन नेसेसरी है। नंबर वन द वेलोसिटी शुड बी टेंजेंट एट ऑल द पॉइंट्स, मतलब एवरीवेयर। इसका मतलब एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन is perpendicular to velocity and number 2 acceleration is directed towards the center। number 3 magnitude of acceleration is constant। ये तीनों कंडीशन मैंने दिए हैं। नेसेसरी कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नोट्स में दिया है। पहला कंडीशन आपको बोला है ऐसा, कैसा कि एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। फिर आपको बोला है नंबर 2 मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। फिर आपको नंबर 3 बोला है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड हेंस दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है तो फोर्स होना ही चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा ही। अब तुम बोल रहे हो कि यहाँ पे तो एक एक्सेलरेशन है, कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर, तो फोर्स भी होना चाहिए टुवर्ड्स सेंटर, क्योंकि बिना फोर्स के तो एक्सेलरेशन हो नहीं सकता। सो देयरफॉर देयर मस्ट बी अ फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, देयर मस्ट बी अ फोर्स directed towards center and is known as centripetal force, is known as centripetal force। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमको 12th के पहले चैप्टर में डिटेल में देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गुड। अलग अलग टाइप के मोशन समझने के लिए, जैसे एनी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, जैसे एक रस्सी के नीचे बॉल बांध दो एंड यू जस्ट मेक इट रिवॉल्व इन वर्टिकल सर्कल, मेक इट रिवॉल्व इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। मौत का कुआं जिसमें गाड़ी गोल गोल घूमता रहता है, राइट? तो बहुत जगह पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड सन। ये सारे सर्कुलर मोशन है और सर्कुलर मोशन होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ तक ये आपको पता होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग देख रहे थे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने पहले डिफाइन कर दिया द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड। वेलोसिटी लिखा तो मैं मार्क 0 कर दूंगा, कांस्टेंट स्पीड, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। देन अभी हमको देखना है, हमको एक्चुअली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन चाहिए, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का इक्वेशन डिराइव करने के लिए हमको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जैसे अगला टॉपिक, व्हाट इज नेक्स्ट टॉपिक? पीरियड, रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर वेलोसिटी। स्पीड, स्पीड ठीक है, वही है। तो वी शुड नो व्हाट इज पीरियड, पीरियड, रेडियस वेक्टर एंड एंगुलर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब एंगुलर स्पीड। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करेंगे व्हाट इज पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन चक्कर, मतलब वन रिवोल्यूशन इज कॉल्ड एज पीरियड। एक राउंड लगाने में जितना टाइम लगा उसको टाइम पीरियड बोलते हो, सिर्फ पीरियड बोलते हो। सो द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट
the time taken by the object to complete एग्जाम में मत लिख देना वन चक्कर, to complete one revolution is known as period or simply time period denoted by capital T. इसके बाद से capital T will be reserved for period. What is period of Earth's motion around sun? 365 days, right? Good. बराबर ना. Earth's motion around sun 365 दिन लगते हैं ना एक साल, इसलिए तो फिर हर साल सेम डे पे तुम हैप्पी बर्थडे करते हो ना, और हर साल 1 जनवरी को तुम हैप्पी न्यू ईयर करते हो. और अर्थ को नहीं समझ में आता कि ये लोग फटाके क्यों जला रहे हैं, क्योंकि उसका तो वो रेगुलर रूटीन है. अर्थ को तो हर 365 डेज के बाद सेम पॉइंट पे पहुंचना है. तो अर्थ इज अमेज्ड कि व्हाई दिस पीपल आर शाउटिंग, व्हाई दे आर पुटिंग फायर क्रैकर्स. तो एनीवेज, अगला है रेडियस वेक्टर. अब ये रेडियस वेक्टर क्यों चाहिए? डू यू रिमेंबर व्हाट वाज पोजीशन वेक्टर? अरे द वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ अ चोजन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर. तो सर्कुलर मोशन में पोजीशन बताने के लिए हम एक वेक्टर का यूज करते हैं जिसको रेडियस वेक्टर बोलते हैं. सो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय a vector drawn from the center to the circumference, which is called as radius vector. So the position of the particle performing circular motion or object, so of the object performing circular motion at any instant of time, मतलब at any instant, is given by a vector drawn from the center, of course center of circle, to the circumference is known as radius vector. और रेडियस वेक्टर को मैं स्मॉल r बार से डिनोट करने वाला हूँ. तो इट इज जस्ट अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफरेंस. तो आउटवर्ड्स है, सेंटर से बाहर की तरफ है, याद रखना आप डायरेक्शन, आगे काम में आएगा. उसके बाद यू शुड नो व्हाट इज एंगुलर स्पीड. एंगुलर स्पीड इज the what is speed? Distance per unit time. So what will be angular speed? नहीं ध्यान में आ रहा, कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो तो ध्यान में आएगा. यहाँ ध्यान दो. अब ये जो पार्टिकल है, जो ऑब्जेक्ट है, जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वो एक जगह पे तो है नहीं, वैसा घूम रहा है. 1 सेकेंड में उसने जितना एंगल कवर कर लिया उसको बोलते हो एंगुलर स्पीड. तो the angle covered by the particle per unit time is called as angular speed. जैसे linear speed is distance upon time. 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तुम जब बोलते हो 5 मीटर पर सेकेंड, तो तुम बोल रहे हो 1 सेकेंड में 5 मीटर कवर हो गया. वैसे ही 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर हुआ उसको क्या बोलोगे? एंगुलर स्पीड. देखो लिखा है, क्या लिखा है? द एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम. द एंगल डिस्क्राइब्ड by the unit vector, है ना, यूनिट वेक्टर ना, by the radius vector. और मेरी आदत है, मैं जानबूझ के गलती करूंगा. तो चेक इफ यू आर अवेक. दोपहर का टाइम बहुत डेंजरस होता है, बहुत नींद आती है. सो आई नीड टू क्रॉस चेक अगेन एंड अगेन इफ यू आर अवेक. तो मैं बहुत बार ऐसा जानबूझ के बोलता हूँ यूनिट वेक्टर, है ना, नहीं रेडियस वेक्टर. सो द एंगल डिस्क्राइब बाय द रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम is known as angular speed.
इज नोन एज एंगुलर स्पीड। और ये जो एंगुलर स्पीड है, इस एंगुलर स्पीड को हम हमेशा ओमेगा से डिनोट करेंगे इसके आगे। तो देयरफॉर ओमेगा इज थीटा बाई टी, सो देयरफॉर थीटा इज ओमेगा टी। कुछ नहीं है, सेम चीज है। व्हाट इज लिनियर स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज एंगुलर स्पीड? एंगल अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? vt। व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? ओमेगा टी। तो जिनको लीनियर मोशन पता होगा उसको सर्कुलर मोशन अच्छे से समझ में आएगा। और सिंपल सा केस। तो यहां तक आ गए। अब एक इक्वेशन हम लोग बार बार यूज करते हैं और कर भी रहे थे। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि ओमेगा इज 2 पाई बाय टाइम पीरियड। हमने यूज किया है कहीं, तो किया है वेक्टर्स में क्वेश्चन था तब मैंने बताया था। तो कोई बात नहीं, चलो अभी बताते कि वो आया कहाँ से। तो ओमेगा इज थीटा बाई टी, तुमने ऐसा बोला, बोला कि नहीं ऐसा? यस। एक चक्कर में, एक राउंड में, एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल कवर होता है? 360 मतलब 2 पाई होता है ना। हाँ, और टाइम उसको लगता है टाइम पीरियड, क्योंकि तुमने बोला एक राउंड को लगने वाला टाइम क्या होता है? टाइम पीरियड। तो इफ आई पुट थीटा इज 2 पाई एंड स्मॉल टी इज कैपिटल टी, तो क्या हो गया? 2 पाई बाई टी। ये तो यूज किया था हमने, 2 पाई बाई टी। अब एक काम करते हैं, थोड़ा पीछे जाते हैं फिर आगे आते हैं। पीछे जाते हैं किस पे? पीरियड पे। अब ये जो पीरियड है, मैंने जानबूझ के इसका इक्वेशन डिराइव नहीं किया, क्योंकि अब लगने वाला तो अब करके दूंगा। तो ऐसा है, ये जो टाइम पीरियड है ना, इसका इक्वेशन भी डिराइव हो सकता है, तो कर लेते हैं। आपको टाइम पीरियड का इक्वेशन चाहिए। व्हाट इज स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को मैं बोलता हूं v। एक राउंड में अगर रेडियस r है, एक राउंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 2 पाई r सर्कमफरेंस। वेरी गुड। एक राउंड में 2 पाई r डिस्टेंस कवर हुआ, और एक राउंड को लगने वाला टाइम क्या था? टाइम पीरियड था। तो टाइम पीरियड क्या आ गया? 2 पाई r बाय v। अभी याद रखना ये। तो यू आर टेलिंग मी, मैं चलो एक काम करता हूँ, r से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। कर सकते हैं कैसा? हाँ। व्हाट इज 2 पाई r बाई टी? व्हाट इज 2 पाई r बाई टी? v। तो ये हो गया v और नीचे है r, तो ओमेगा क्या है? v बाय r। तो v क्या है? r ओमेगा है। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। v इक्वल्स टू r ओमेगा, v इक्वल्स टू r ओमेगा, v इक्वल्स टू r ओमेगा। राइट? करेक्ट? कुछ टेंशन मत लो, एकदम सिंपल बात है। लीनियर मोशन में डिस्टेंस को तुम x बोलते हो, एंगुलर में क्या बोलते हो? थीटा। लीनियर मोशन में स्पीड को तुम क्या बोलते हो? यहाँ क्या बोलते हो? ओमेगा। लीनियर मोशन में एक्सेलेरेशन को क्या बोलते हो? ए। इसमें पता क्या बोलते हो? अल्फा। क्या बोलते हो? कुछ मत करना, आर 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 इक्वल टू हो गया रिलेशन रेडी। x इक्वल टू आर थीटा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, a इक्वल्स टू आर अल्फा। राइट? अभी इसके बाद कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं, क्योंकि अभी आपको पता है कि याद कैसे रखना है। लीनियर मोशन से एंगुलर मोशन में जाते वक्त सिर्फ r से मल्टीप्लाई करना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। ये तो तुम सीखोगे 12th में, तब का तब देखेंगे, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर दिस नाउ दिस वे। तो हो गया, बन गया, आ गया फॉर्मूला। गुड। नाउ we should be deriving expression for centripetal acceleration। है क्या ऐसा टॉपिक? अगला है क्या लिखा है? एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। Nothing is difficult. If you think it is difficult, you are right. If you think it is easy, you are again right. तो है इजी। एक काम करते हैं, अब अभी वो सब थ्योरी में लिख नहीं रहा, वो तुमको पता है। एक पार्टिकल है जो चक्कर काट रहा है कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो कंसीडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड।
राइट। तो चलो ठीक है, थोड़ा सा लिख दूंगा, पर फिलहाल तो डायग्राम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये है रेडियस आर। और अगर मैं रेडियस को वेक्टर बनाना चाहूँ तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया रेडियस वेक्टर आर बार, लेकिन उसको बाद में देखेंगे, फिलहाल तो ऐसा रखो। एक काम करते हैं, जो पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जो चक्कर काट रहा है, वो इनिशियली था इस पॉइंट पे, इसको बोल देते हैं P0, इनिशियल पॉइंट। सो कंसिडर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग uniform circular motion along the circumference of circle, along the circumference of circle with radius r, with radius r, with radius r. ओके, लेकिन ये अभी घूम तो रहा है तो पता लग गया, बता दिया। लेकिन घूमने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो हम मान लेंगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस या फिर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज क्यों लेते हैं? द रीजन इज मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट्स। क्लॉकवाइज एंगल्स तुम नेगेटिव बोलते हो, डायरेक्टेड एंगल्स, और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हो। तो अगर मैं क्लॉकवाइज ले लेता तो हर बार जहाँ एंगल तो मुझे माइनस लिखना पड़ जाता, इसलिए हम लोग डायरेक्शन क्या लेते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और वो इनिशियली कहाँ था? P0 पे था। तो लेट P0 बी इट्स इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम दिस पार्टिकल इज एट सम पॉइंट P, और उतने ही देर में एंगल बन गया थीटा। तो एट आफ्टर सम टाइम T, आफ्टर टाइम T, it is at point P, it is at point P. Therefore angle subtended theta is omega by T, where omega is angular speed. बराबर लिखा ना मैंने? हाँ, सब कुछ हाँ, कभी कुछ गलत तो बोला करो। अरे कैसे चलेगा? थीटा बाय टी इज ओमेगा, इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। मैंने बोला ना, मैं चेक करता हूँ कि तुम जाग रहे हो कि नहीं जाग रहे हो। जागते रहो, जागते रहो, क्योंकि ये गड़बड़ हो जाती ना तो अगला पूरा डेरिवेशन आपका गया। तो थीटा क्या आ गया? ओमेगा टी। अब याद रखना ये काम का है हमारे लिए। अब ऐसा है कि ये रेडियस वेक्टर है आर बार। अब चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11th मैथमेटिकल मेथड्स में अगर आपको याद होगा, आप वेक्टर को रिजॉल्व करते हो, कंपोनेंट्स करते हो। कंपोनेंट्स करने के लिए तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो, तो तुमने इस पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ये तुम्हारा बन गया आर एक्स कंपोनेंट, और ये तुम्हारा बन गया आर वाई विच इज वाई कंपोनेंट। इसका मतलब जो आर बार था, इस आर बार को मैं लिख सकता हूं एज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। आई कैप क्यों? क्योंकि इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जे कैप बिकॉज इट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। एंड इफ यू सी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, इफ यू टेक cos theta, what is cos theta? Adjacent side which is rx upon hypotenuse which is r, and sin theta is at opposite side which is ry upon hypotenuse which is r. तो ये हो जाएगा rx equals to r cos theta and ry equals to r sin theta. ये सब्स्टिट्यूट कर दो, therefore r bar equals to r cos theta I cap plus r sin theta j cap। लेकिन थीटा खुद कौन है? ओमेगा टी। अब क्यों करना है? रीजन है, बताता हूँ। अगर मैं यहाँ ओमेगा टी नहीं लिखता तो प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग और हमको फाइंड करना इसका वेलोसिटी। तो देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 11 का चैप्टर नंबर 2 मैथमेटिकल मेथड्स का पार्ट 2 कैलकुलस डेरिवेटिव्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ
पोजीशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर इज वेलोसिटी। अब जब तुम डेरिवेटिव लेने गए, तुमने लिखा डी डी टी ऑफ आर बार। आर बार क्या है? आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। लेकिन तुम डेरिवेटिव ले रहे हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पे टाइम दिख रहा है क्या? नहीं, मतलब पहला टर्म कांस्टेंट, दूसरा टर्म भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या है? जीरो है। हो गया जीरो, मार्क्स भी जीरो। तो मार्क्स भी जीरो क्योंकि तुमने थीटा को ओमेगा टी लिखा नहीं। अब ओमेगा टी जब लिखोगे तो तुमको समझेगा, क्या समझेगा? कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम डिपेंडेंट है। तो टाइम के साथ ये वैल्यूज चेंज होने वाली है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो नहीं होगा। तो अब देयरफॉर वी बार इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म आर साइन ओमेगा टी जे कैप। पहले टर्म का डेरिवेटिव में से आर कांस्टेंट है क्योंकि आर ये रेडियस है, रेडियस वेक्टर नहीं है, सिर्फ रेडियस है। पार्टिकल अपने मोशन में कहीं पे भी हो, रेडियस की वैल्यू चेंज होने वाली है क्या? नहीं। हाँ, कैसे? रेडियस वेक्टर चेंज होने वाला है क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, रेडियस नहीं चेंज होगा। अगर पार्टिकल यहां से यहां आ जाए, रेडियस वेक्टर चेंज हुआ, हाँ, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुआ। पहले यहां पॉइंट कर रहा था अलोंग एक्स एक्सिस, अभी यहां पॉइंट कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस, लेकिन रेडियस की वैल्यू चेंज हुई क्या? नहीं, वैल्यू चेंज नहीं हुई। तो यहाँ पे मैंने रेडियस वेक्टर लिखा है कि वैल्यू लिखा है? वैल्यू। तो ये कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आएगा, तो वी बार आएगा, आर डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी जे कैप। करेक्ट, गुड गुड, पक्का पक्का, श्योर श्योर। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी? नहीं, मेरे को बताओ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स? माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब बेसिकली मैं अलग से लिख देता हूं थोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी ये होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी। और ये भी तुमको मैंने वेक्टर्स के जेई के क्वेश्चंस के टाइम बताया था, थ्योरी में तो बताया था, लेकिन तभी भी बताया था कि यू ऑल्सो हैव टू टेक डेरिवेटिव ऑफ द एंगल्स इनसाइड द साइन। और अब इसमें से ओमेगा कांस्टेंट है, वो आ गया बाहर, डी टी डी टी हो गया 1, तो क्या हो गया? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी क्या आएगा? अरे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा होता है, तो ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या है? वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या था? आर डेरिवेटिव ऑफ कॉस ओमेगा टी, वो क्या आया? माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस आर, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कौन सा कैप? जे कैप। ठीक, बराबर है, सही है, गलत नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, हाउ डू यू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। पोजीशन का या पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव देता है आपको वेलोसिटी, वेलोसिटी का डेरिवेटिव क्या देता है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना तो क्या करोगे? वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकालोगे। तो इसका और एक बार डेरिवेटिव ले लो, इसको सेकंड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। और मैथ्स में सीखोगे और डिटेल में, जितना जरूरत था उतना मैं को बताना ही पड़ता है। फिजिक्स का प्रॉब्लम ही ये है, फिजिक्स का प्रॉब्लम है कि फिजिक्स के लिए तुमको मैथ्स पता होना चाहिए, फिजिक्स के लिए तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स पता होना चाहिए, फिजिक्स के लिए तुमको केमिस्ट्री पता होना चाहिए, फिजिक्स के लिए तुमको सबसे आखिरी में फिजिक्स पता होना चाहिए। तो मैथ्स तो तुमको लगने वाला है।
फिर बोलते फिजिक्स समझ में नहीं आता है। तो तुमको मैथ्स नहीं आता तो फिर फिजिक्स कैसे आएगा? होना चाहिए। मैंने खुद ने 2 साल पहले मैथ्स पढ़ाया, उसके बाद फिजिक्स पढ़ाना चालू किया क्योंकि दिक्कत आती थी। स्टूडेंट्स को कितना भी समझाया, डेरिवेटिव डेरिवेटिव पता नहीं, लिमिट्स लिमिट्स पता नहीं, इंटीग्रेशन वो भी पता नहीं, ट्रिग्नोमेट्री वो भी पता नहीं, लॉग पता नहीं, तो फिर फिजिक्स ऑफ कोर्स पता नहीं। गुड। अभी देखो क्या है, अभी ये आर और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है। अब मैं पहले इस टर्म का डेरिवेटिव लूंगा, फिर उस टर्म का डेरिवेटिव लूंगा। तो पहले मैं लेता हूँ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, माइनस आर ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस डेरिवेटिव ऑफ आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। गुड, करेक्ट है, डोंट वरी। पहले डेरिवेटिव में से माइनस आर ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। दूसरे टर्म में से भी आर ओमेगा कांस्टेंट बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू माइनस आर ओमेगा। अब साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया। व्हाट इज साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव? ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये ओमेगा का स्क्वायर हो गया क्योंकि आर ओमेगा पहले से था और एक बार आ गया डेरिवेटिव लेने की वजह से, राइट। प्लस बाद में देखते हैं क्या है यहाँ पे बाहर, आर ओमेगा किसका डेरिवेटिव है, कॉस ओमेगा टी। वो क्या है, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी, इसके साथ आई कैप है, इसके साथ जे कैप है। अभी क्या कॉमन निकला, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, हाँ आर भी, लेकिन मैं आर को फिलहाल बाहर नहीं निकालूंगा, तुमको निकाल सकता हूँ। आर को बाहर नहीं निकालूंगा लेकिन तुमको निकाल सकता हूँ क्योंकि तुम ध्यान नहीं दे रहे। तो ये आर को अंदर ही रखते हैं, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। अब आर को बाहर क्यों नहीं निकाला, ये आर बार है, ध्यान है कि ये आर बार है, आर बार। लुक, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप। तो ये हो गया आपका आर वेक्टर। आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या बताया था तुमको मैंने, सेंटर से बाहर की तरफ। अब इधर माइनस के साथ है तो ये बाहर से सेंटर की तरफ। तो एक्सेलरेशन तो मैंने पहले से ही बोल दिया, बहुत पहले बोल दिया, टुवर्ड्स द सेंटर। तो दैट इज व्हाई इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड कर ही लिया है तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी फाइंड कर लेंगे। इट इज नॉट मच, ये सिंपल सा केस है। व्हाट इज फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कोई बात नहीं, सिर्फ तुम एक्सीलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या हो गया ये, सेंट्रीपिटल फोर्स। गुड, इजी। तो दिस इज सिंपल, वेरी सिंपल। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, हाँ लास्ट टॉपिक है और बहुत सिंपल है। ऐसा छोटे बच्चे से मुंह मत बनाओ, मुझे मेरे टारगेट्स से काम करना होता है, विच इज ऑल्सो लिंक्ड विथ योर प्रोग्रेस, पीरियोडिक प्रोग्रेस। तो आई विल, इफ यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट, आई विल फिनिश दिस टॉपिक टुडे। तो अगला है कोनिकल पेंडुलम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सिंपल पेंडुलम एंड अ कोनिकल पेंडुलम? The difference between simple pendulum and a conical pendulum is very simple. Simple difference ही है। डिफरेंस ये है कि ये पेंडुलम है, इस पेंडुलम को मैंने डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ये परफॉर्म कर रहा है ऑसिलेटरी मोशन, इसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। और इसी को मैंने डिस्प्लेस करके छोड़ा नहीं, इसको धक्का दे दिया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो ये परफॉर्म करेगा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। और जब ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो इसका जो रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसका शेप कैसा बन रहा है, कोन जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। सो द डिफरेंस इज सिंपल। इन वन केस, फर्स्ट केस ऑसिलेटरी मोशन, दूसरे केस में सर्कुलर मोशन बट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड द स्ट्रिंग मेक्स कोन, इसलिए इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। अब पहले डिफाइन कर देता हूं मैं, फिर ड्रॉ भी कर देता हूं। इफ मास, चलो पहले ड्रॉ कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट था, इस रिजिड सपोर्ट के नीचे
हमने एक पेंडुलम लगा के रखा है, ये पेंडुलम का स्ट्रिंग है, रस्सी है उसका ये, उसके नीचे एक मेटालिक बॉल है, इसका नाम होता है बॉब, इट इज हेवी मेटालिक बॉल। इस मास को हम लोगों ने डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस मतलब उसको अपनी जगह से दूसरी जगह पे लाया। पहली बात तो डिस्प्लेस करने के बाद जो यहाँ एंगल बनता है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। अब यहाँ पे लाने के बाद इसको हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश कर दिया और ये ऐसा घूमने लगा। इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। सो इफ द मास इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सम एंगल और ये एंगल तुमने मेजर किया विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल। सो इफ द मास इज डिस्प्लेस्ड थ्रू सम एंगल विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल and is given a horizontal velocity such that the bob मतलब mass such that the mass क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। मास परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन एंड द स्ट्रिंग मेक्स अ cone is known as conical pendulum हो गया। तो दिस इज व्हाट यू शुड नो, राइट। अब इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन मतलब हमने जब उसको डिस्प्लेस किया, मतलब जब उसका एंगल कितना बना? थीटा। उस डिस्प्लेस पोजीशन पे कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो देखना पड़ेगा। एक है उसका खुद का वेट, और वेट होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये हो गया mg। और जहां जहां तुमने रस्सी का यूज किया है, रस्सी में हमेशा एक फोर्स होता है टेंशन, और टेंशन फोर्स होता है हमेशा टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मतलब रस्सी को तुमने बांधा किस डायरेक्शन में है, वहां पे। और इस टेंशन फोर्स को नॉर्मली यूज करते हैं टी से, लेकिन टी हमने टाइम पीरियड रखा है तो इसको बोलेंगे टी डैश। तो दो फोर्सेस है, एक है mg और एक है टेंशन। सो इन द डिस्प्लेस्ड पोजीशन the forces acting on the pendulum are नंबर वन वेट mg, और वेट mg कहाँ है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और दूसरा कौन है? टेंशन टी डैश टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। मतलब रस्सी जहां बांधी है उस डायरेक्शन में। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, लेट अस टेक, मेरे हाथ में एक रस्सी है, दूसरा रस्सी का एंड आपको दे दिया, पकड़ो। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टेंशन इज टुवर्ड्स मी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि रस्सी मैंने पकड़ के रखी, और मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से टेंशन इज टुवर्ड्स यू, क्योंकि मुझे लगा कि रस्सी तुमने पकड़ के रखी है। तो पकड़ना मतलब स्ट्रिंग को नॉट करना, टाई करना। तुमने टाई कहाँ किया? एस पॉइंट पे, तो टेंशन का डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स एस। एस से देखूंगा तो नीचे की तरफ दिखेगा। गुड। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना है? थीटा है। और ये टी डैश का एडजेसेंट साइड है ना, क्योंकि एंगल है ना, तो ये क्या हो जाएगा? टी डैश कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ये टी डैश कॉस थीटा। और ये क्या है? टी डैश साइन थीटा। ये कौन है? टी डैश साइन थीटा। कौन है यहाँ पे? टी डैश साइन थीटा। कौन है यहाँ पे? टी डैश साइन थीटा। तो भूलना नहीं, अब यहाँ पे टी डैश साइन थीटा है। तो ये जो तुमने फोर्स की बात की, टेंशन टी डैश कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू पार्ट्स,
इंटू 2 पार्ट्स। तो इसको 2 पार्ट्स में तुम रिजॉल्व कर सकते हो। एक है कौन 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 है टी डैश कॉस थीटा। क्या काम कर रहा है? वेट को बैलेंस कर रहा है। टी डैश कॉस थीटा विच बैलेंसेस वेट mg, विच बैलेंसेस mg। तो मैं लिख सकता हूं कि टी डैश कॉस थीटा क्या काम कर रहा है? mg को बैलेंस करने का। और दूसरा टी डैश साइन थीटा कहाँ है? टुवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रिपिटल। तो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टी डैश साइन थीटा, विच प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। अभी इसके बाद से याद रखना, किसी भी टाइप के सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स लगता ही है। सेंट्रिपिटल फोर्स है तो सर्कुलर मोशन है, नहीं तो नहीं है। और किसी भी फोर्स का एक सोर्स होता है, जैसे मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट, तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस, तो सेंट्रिपिटल फोर्स इज गिवन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, राइट। हर बार अब जब मैं ऐसा पेंडुलम को उठा के ऐसे घुमा रहा था, उसमें भी सेंट्रिपिटल फोर्स है, स्ट्रिंग के टेंशन से आया। वो हम देखेंगे डिटेल में बाद में। तो ये जो टी डैश साइन थीटा है वो क्या काम कर रहा है? बताओ जल्दी। सेंट्रिपिटल फोर्स, और वो क्या था? m ओमेगा स्क्वायर आर। याद है क्या? हाँ, वेक्टर फॉर्म में माइनस था। मैं वेक्टर फॉर्म लिख रहा हूँ क्या? नहीं, मैं मैन्युअल लिख रहा हूँ। तो क्या आएगा? m ओमेगा स्क्वायर आर, m ओमेगा स्क्वायर। लेकिन डू यू रिमेम्बर कि v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है क्या? याद है क्या? पक्का? तो क्या मैं इसको m ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर लिख सकता हूँ क्या? हाँ, सिर्फ r से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। चलता है क्या? चलता है ना? हाँ, चलता है, दौड़ता है। व्हाट इज ओमेगा आर? v। तो व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर? v स्क्वायर। तो mv स्क्वायर बाय r। तो क्या हो गया ये? mv स्क्वायर बाय r। इक्वेशन नंबर 2, where r is the radius of this circle। r is the radius। r क्या है? r ये है। गुड। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो टी डैश साइन थीटा अपॉन टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू क्या था? mv स्क्वायर बाय r, और ये कौन था? mg था। टी डैश mm गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा कितना आ गया? tan थीटा आ गया, तो v स्क्वायर बाय rg आ गया। बराबर? पक्का? श्योर? गुड। वेरी गुड। व्हाट इज v? अरे हाँ, ठीक है, 2 पाई आर बाई टी चलता है, वो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे व्हाट इज v? आपने बोला 2 पाई आर बाई टाइम पीरियड, क्योंकि हमने आज ही डिराइव किया था ये। बराबर? गुड। तो देयरफॉर यू हैव tan थीटा इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर अपॉन आर जी। एक आर गया, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर जी tan थीटा आ गया। गुड। बट इफ यू सी, यू शुड सी आर किसका अपोजिट है? थीटा का। और यहां से यहां तक ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ये हाइट ऑफ द पेंडुलम है। तो इफ आई टेक साइन थीटा, व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट कौन है? आर। हाइपोटेन्यूज कौन है? एल। तो आर क्या है? एल साइन थीटा। क्या है? एल साइन थीटा। अब साइन लिए तो कॉस भी ले लेते हैं, कॉस को क्यों नाराज करना है? व्हाट इज कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट कौन था? एच। हाइपोटेन्यूज कौन था? एल। तो एच क्या हो गया? एल कॉस थीटा। अभी याद रखना, काम में आएगा। फिलहाल तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन क्या था? जी tan थीटा था। वेरी गुड। तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर आर क्या आया?
आर क्या आया, एल साइन थीटा अपॉन जी tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। वेरी गुड, गया और गया, रह गया हाँ, और एक कॉस ऊपर गया तो टी स्क्वायर कितना हो गया, 4 पाई स्क्वायर एल कॉस थीटा बाय जी। तो टी कितना आ गया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी, क्योंकि रूट ले लिया ना, रूट ले लिया, रूट 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। लेकिन एल कॉस थीटा कौन था, एच था, तो टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच बाई जी हो गया टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम। है क्या ऐसा लास्ट में इक्वेशन है। सो यहाँ हो गया हमारा इस चैप्टर का थ्योरी खत्म।